नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम हो गया है, इस बात की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने की। ये सीज फायर कितने लंबे तक चलेगी, इसके क्या मायने और क्या मतलब है, ये समझने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान रोहित शर्मा जी मौजूद है, जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। रोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मन कही पर। नमस्कार, थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग मी प्रेम शंकर जी। हमेशा आपके चैनल पे आना एक प्लेजर होता है। थैंक्स अ लॉट। रोहित जी, ये सीज फायर तो हो गया इजराइल और ईरान के बीच में, लेकिन ये सीज फायर कितने लंबे तक चलेगा, आपको क्या दिखता है? और जो कुछ हुआ इसके पीछे की थोड़ा कहानी बताइए कि कैसे सीज फायर तक बात पहुंची और अमेरिका का जो मकसद था वो तो पूरा हो गया, किस तरीके से ईरान ने फिर जवाब दिया और उस जवाब में कहा कि हम आपकी बात, अमेरिका को कहा कि हम नहीं मानेंगे, और सीज फायर के बाद भी हमले हुए, ऐसी खबर है। देखिए, एक चीज, इस वॉर का ऑब्जेक्टिव क्या था? वॉर का ऑब्जेक्टिव ये था कि अमेरिका जो एक लंबे अरसे से कोशिश ये कर रहा था, लंबे अरसे से इन द सेंस कि मैं लेके जाऊंगा आपको 3 प्रेसिडेंसी पीछे, प्रेसिडेंट नहीं 3 प्रेसिडेंसी पीछे। ये जॉर्ज बुश की प्रेसिडेंसी, सॉरी ट्रंप की प्रेसिडेंसी, इससे पहले बाइडेन की प्रेसिडेंसी, उससे पहले फिर ट्रंप की प्रेसिडेंसी, उससे पहले ओबामा की प्रेसिडेंसी। ओबामा की प्रेसिडेंसी के टाइम से ही हम कुछ देख रहे थे कि मिडिल ईस्ट से छुटकारा मिले, मिडिल ईस्ट की प्रॉब्लम से अब हमें फोकस नहीं करना है, हमें फोकस करना है चाइना पे, क्योंकि चाइना इंडिया के लिए, अमेरिका के लिए एक दुश्मन बनता जा रहा था। अब मिडिल ईस्ट अपने आप में एक ऐसा एरिया था जो कि अपने आप में ट्रबल्स लेके पैदा हुआ था, जिसकी पैदाइश की प्रॉब्लम्स में थी, वो बाद में कैसे शांति मिलता। आप देखें तो हमास एक प्रॉब्लम था, फिलिस्तीन एक प्रॉब्लम रहा है पिछले कई साल से, ईरान एक और प्रॉब्लम रहा है, इराक वो प्रॉब्लम था, खत्म कर दिया गया। गद्दाफी, इजिप्ट, लीबिया सॉरी, एक प्रॉब्लम था, खत्म कर दिया गया। होस्नी मुबारक, इजिप्ट एक प्रॉब्लम था, खत्म कर दिया गया। तो जो जो अमेरिका के फेवर की गवर्नमेंट नहीं थी, वो सारी रिजीम चेंज हो रहे थे। यहां भी रिजीम चेंज एक ऑब्जेक्टिव था, लेकिन दूसरी साइड, ईरान के साइड पे कुछ कंट्रीज थे जो कि ईरान को सपोर्ट कर रहे थे। रशिया को यूक्रेन वॉर में फंसा करके ईरान को सपोर्ट किया जा रहा था। अगर रशिया यूक्रेन वॉर में फंसता है तो वो ईरान को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं दे पाएगा, इसलिए कोशिश ये थी कि रशिया यूक्रेन वॉर में फंसा रहे, हम ईरान ऑपरेशन पूरा कर लें। वो कर लिया। अमेरिका का मिशन था कि ईरान डीन्यूक्लियराइज हो जाए, हो गया, इसके बाद और कुछ नहीं चाहिए था। अमेरिका का एक मिशन और था कि पूरा का पूरा गेम जो है मिडिल ईस्ट का, वो उसके फेवर में हो जाए। ईरान अब इतना वीक हो चुका है कि वो एक डेंजर पोज नहीं करता। हमास खत्म हो चुका, लिबिया में काफी अंदर तक घुस चुका है इसराइल, लितानी रिवर तक पहुंच चुका है इनफैक्ट, तो लितानी रिवर तक का एरिया उसके हाथ में आ चुका है। देन सीरिया खत्म हो चुका है, सीरिया का असद भाग चुका है। तो ये देखने वाली बात है कि इस पूरे एरिया में अब अमेरिका रूल करता है, और अमेरिका चाहता यही था। इजराइल के थ्रू करवाया, टर्की के थ्रू करवाया, किसके थ्रू करवाया, लेकिन करवाया। नेक्स्ट आ गई पाकिस्तान। अब पाकिस्तान जो चाइना की गोद में खेल रहा है, पाकिस्तान या तो घुटने टेक दे या वो चाइना से दोस्ती डिस्टेंस मेंटेन कर ले। ये इसमें ईरान क्या करता है? ईरान को पता था कि इतनी बड़ी पावर के साथ, इजराइल के साथ मेरी लड़ाई झगड़ा है, इजराइल की एयर सुपीरियोरिटी है, इजराइल के पास एयर सुपीरियोरिटी के साथ साथ नंबर टॉप ग्रेड वेपन्स उसके हाथ में, F-35, जो कि शायद जिस ग्रेड का F-35 किसी के पास नहीं है वर्ल्ड में, नॉट इवन जर्मनी, वो इजराइल के हाथ में। इजराइल के पास लेटेस्ट वेपन्स हैं, इजराइल की टेक्नोलॉजी है, स्पाइडर ड्रोन है उसके पास, उसके पास बराक मिसाइल्स हैं, उसके पास और दूसरे मिसाइल्स हैं, उसके पास जो टेक्नोलॉजी है वो अवेलेबल कहीं नहीं है। उसके पास ड्रोन्स हैं, स्पाइडर ड्रोन नहीं, बहुत सारे ड्रोन्स हैं, स्पाइडर पुराना हो गया, खैर बहुत सारे और ड्रोन्स हैं जिससे वो टेक्नोलॉजी से मार सकता था। तो ईरान को पता था कि लड़ना मुश्किल है, ईरान को ये भी पता था कि मेरे पास वो भी नहीं है, नंबर्स भी नहीं है। तो ईरान ने एक बार अपना दिखा दिया कि मैंने रिटेलिएट कर दिया,
और दिखाने के बाद दोनों सीज फायर एग्री कर गए। इसमें चाइना और रशिया का भी फायदा है। फायदा ये है कि चाइना और रशिया भी नहीं चाहेंगे कि अभी खमेनाई गायब हो जाए और प्रो अमेरिका गवर्नमेंट आगे बैठ जाए। खमेनाई रहेंगे तो वहां पे एंटी अमेरिका गवर्नमेंट बैठी रहेगी। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव यही है कि खमेनाई को हटाया जाए। तो आज सीज फायर वाले ही हो गया। ये लड़ाई 2-3 साल बाद, 4 साल बाद मैं फिर से दोबारा देख रहा हूँ, जैसे कि इराक के साथ हुई थी। इराक में पहले कुवैत को आजादी दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी, ऑपरेशन एंड्योरेंस फ्रीडम, और एंड्योरेंस एंड्योरेंस फ्रीडम नाम था उसका, जो जिसे गल्फ वॉर बोलते हैं। उसके बाद एक इराक वॉर हुई थी जिसमें सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटाया गया। तो ये देखने वाली बात है आगे टाइम आने पर क्या किया जा सकता है। ईरान की को भी रिजीम चेंज के चक्कर में रहेंगी गवर्नमेंट्स या अमेरिकन गवर्नमेंट्स। यानी कि कुल मिलाकर अमेरिका जैसा प्लान किया था उस प्लान के मुताबिक उसने अपना काम कर लिया। मैं बस ये जानना चाहता हूँ, आपने रसिया और चीन की बात तो बताई, पाकिस्तान के लिए जो अमेरिका सोच रहा था और पाकिस्तान को जिस तरीके से इस्तेमाल करना था अमेरिका ने, उसको इस्तेमाल कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान को अपने हिसाब से ऐसे इस्तेमाल किया कि उसके एयर बेसिस यूज हुए हमले के लिए, उसकी एयर फिजाई हदूद यानी कि उसके जो एयर स्पेस है उसे यूज किया गया, ऐसा पता लगता है। अभी तक डिटेल्स बहुत ज्यादा नहीं है एयर स्पेसेस पे भी और एयर बेसिस पे भी, दोनों पे, लेकिन यूज हुए हैं ऐसा पता लग रहा है। और ऐसा पता लगने का फायदा ये है कि हम ये जान रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा से दूर भाग रहा है। मुस्लिम उम्मा का कोई सपोर्ट नहीं पाकिस्तान को, न तो पाकिस्तान को सपोर्ट न किसी और को। इस पूरे गेम में पाकिस्तान कहीं अपनी इज्जत बचाता घूम रहा है। पाकिस्तान को कुछ पैसा वैसा भी दिया जाएगा, अभी थोड़े दिन में कुछ $1 मिलियन का पाकिस्तान को अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। आसिम मुनीर ही बैठे थे लंच में, कोई सिविलियन लीडरशिप नहीं थी, कोई सिविलियन लीडरशिप नहीं थी। इसका मतलब कुछ डिफेंस के था। हाँ, यानी कि पाकिस्तान को जिस तरीके से अमेरिका ने इस्तेमाल किया वो प्लान के मुताबिक हुआ। और परमाणु ठिकानों को जो ध्वस्त करना था ईरान में, क्योंकि लड़ाई वहीं से शुरू हुई। अमेरिका यही चाहता था कि ईरान जो है वो जो न्यूक्लियर पावर है वो उसके पास ना है, उनके ठिकानों को ध्वस्त करके खत्म कर दिया। जब मिशन पूरा हो गया तो इन्होंने सीज फायर की बात सामने लाकर उसकी घोषणा कर दी। भारत की अगर हम बात करें तो मोदी भी लगातार कोशिश कर रहे थे कि मिडिल ईस्ट में जो शांति है वो बहाल हो। ईरान के राष्ट्रपति से उनकी बात भी हुई थी और वो लगातार इस कोशिश में मोदी थे भी कि शांति की अपील कर रहे थे। भारत इस पूरे प्रक्रिया में भारत कहाँ था और किस तरीके से भारत की विदेश नीति रही? भारत जो है वो फंसा हुआ था। भारत ऐसे फंसा हुआ था कि एक तरफ इजराइल हमारा बहुत अच्छा दोस्त और एक तरफ ईरान जिसकी हमें जरूरत है अफगानिस्तान से दोस्ती रखने के लिए। तो ये दोनों फंसे थे। कहीं अफगानिस्तान हमारे हाथ से ना निकले, कहीं अफगानिस्तान पाकिस्तान की गोद में जाके ना बैठ जाए, जो कि अभी तो इम्पॉसिबल दिख रहा है। लेकिन अफगानिस्तान तक सप्लाईज बहुत जरूरी थी जानी, और साथ में अफगानिस्तान जो है उसको अमेरिका को भी जरूरत थी अफगानिस्तान की। तो अमेरिका जो है वो इंडिया के थ्रू भेज देता वहां पे सामान जो भेजना है। तो ये सारी चीजें चल रही थी। तो हम चाबाड़ पोर्ट लूज नहीं करना चाहते थे। इंडिया से तालिबान की दोस्ती बेहतर हो रही है, तालिबान की मीटिंग्स हो रही हैं, फॉरेन सेक्रेटरी अजय मिस्री साहब मीटिंग करके आए हैं। तो ये देखने वाली बात है कि हमारे रिलेशंस नहीं है, फिर भी फॉरेन सेक्रेटरी अगर तालिबान से मीटिंग कर रहे हैं तो रिलेशन से कम भी नहीं। ये हम तालिबान पे भी कंट्रोल रखने के लिए हमें ईरान की जरूरत थी और चाबाड़ पोर्ट निकल सकता था हाथ से। लेकिन और चाइना की गोद में जो ईरान बैठ रहा था वो भी अब थोड़ा कम होगा। तो हमारे साथ ये चीज था कि हम दोनों में कहीं वो कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी ईरान के प्रेसिडेंट से बात की थी और ये बताया होगा कि भाई सीज फायर कर लो, बेहतर है, वरना और लड़ाई होगी और आपके पास और डिस्ट्रक्शन होगी। यानी कुल मिलाकर ये सीज फायर जो हुआ वो बहुत जरूरी था, इवन इजराइल के लिए भी, क्योंकि इजराइल को भी नुकसान तो हो ही रहा था। युद्ध किसी के लिए फायदेमंद होता नहीं है। और अमेरिका भी, मुझे लगता है कि अपना मिशन पूरा करने के बाद अमेरिका भी चाह रहा था कि अब सीज फायर हो जाए। और ईरान तो चाहता ही था कि सामने से कुछ पहल हो और चीजें हो, क्योंकि ईरान भी बहुत कमजोर हो गया था। और
थोड़े दिन अगर और युद्ध चलता तो मुझे लगता है कि ईरान पूरी तरीके से खत्म हो जाता। और एक बात इंपॉर्टेंट मेरे दिमाग में आ रहा है, वो भी मैं आपसे पूछ लूं। ये जो राष्ट्रपति हैं, क्या ईरान के जो राष्ट्रपति हैं, वो भी मुझे लगता है बच गए, क्योंकि टारगेट पे वो भी थे। तो आपको क्या लगता है कि अब क्या उनकी जिंदगी या उनका जीवन काल जो है वो बढ़ गया? फिलहाल तो बढ़ गया, लेकिन वो अभी टारगेट पे रहेंगे? खमेनाई रहेंगे अभी, खमेनाई तो नहीं हटाने की बोला तो यही था कि टारगेट खमेनाई है, और हमला होता तो खमेनाई पे वो जरूर होता। खमेनाई को कहाँ ले गए थे ये किसी को नहीं पता है। अभी खमेनाई कहाँ है, वो अभी बंकर में ही है, बाहर आएंगे तो देखा जाएगा। और ईरान की, वैसे ईरान अब दोबारा न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट नहीं कर पाएगा इतनी जल्दी, क्योंकि न्यूक्लियर प्रोग्राम ही ध्वस्त नहीं किया है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट मार दिए जो कि उसे दोबारा स्टार्ट कर पाए। ईरान के साथ ये बहुत हुआ है, ईरान के जो चीफ लीडरशिप थी, टॉप लीडरशिप, वो पूरी उड़ा दी गई। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि पूरी लीडरशिप उड़ाई गई है, उसके हवाई अड्डे उड़ाए गए हैं, उसके बेसिस उड़ाए गए हैं, उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम उड़ाया गया, उसके न्यूक्लियर साइंटिस्ट उड़ाए गए। इसका मतलब अब उसको दोबारा बनाने में बहुत साल लगेंगे, कई कई साल लगेंगे। मैं मानता हूँ 10 साल से पहले वो न्यूक्लियर प्रोग्राम दोबारा स्टार्ट नहीं कर पाएगा। तो ये अचीवमेंट है। और खमेनाई वहां बैठे, कुर्सी से चुप के बैठे भले, लेकिन बैठे। लेकिन रशिया और चाइना दोनों के दोनों ये सोच रहे हैं कि खमेनाई रहेंगे या इस्लामिक गवर्नमेंट रहेगी, तो शायद हम आसानी से काम कर पाएंगे। चलिए, कुल मिलाकर ये है कि दुनिया में शांति तो कम से कम बाहर हुई, और जो वॉर वाला माहौल था मिडिल ईस्ट में, वो चीजें थोड़ी दुरुस्त हुई, क्योंकि आम लोगों को भी परेशानी होती है जब आप वॉर में जाते हैं, वहाँ इकोनॉमिकली नुकसान होता है। और जो अमेरिका का जो मकसद था, जो उनके न्यूक्लियर स्टेशन जो उड़ाने थे, उड़ा के खत्म कर दिया। और पूरी दुनिया में हम कह सकते हैं फिलहाल तो शांति है। रशिया यूक्रेन में जो चल रहा है वो हल्का फुल्का, वो तो आगे मुझे लगता है चलता रहेगा। आप जुड़े, लेकिन सवाल यही छोड़े जाते हैं हम कि ये जो सीज फायर जो हुआ है, ये सीज फायर कितने समय तक चलता है? आपने कहा कि अब वैसे होना नहीं चाहिए, जो काम करना था हो गया। ईरान अभी तुरंत से एकदम कोई हिम्मत भी नहीं करेगा कि कुछ वहां से कर सके, क्योंकि हमला भी वैसे इजराइल ने किया था। और जो दोबारा प्रोग्राम करे, न्यूक्लियर प्रोग्राम कुछ शुरू करे, ऐसा भी नहीं होगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। रोहित जी, आप जुड़े, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। मन कहीं देखने वाले दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर किसी मुद्दे के साथ आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।